हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज जो है एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर में हम जो है BPCE 014 शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है साइकोपैथोलॉजी। हम जो है इसमें ब्लॉक 1 में इस क्लिप को जो है पूरे ब्लॉक 1 में जितने भी यूनिट है उसमें हम इस क्लिप को डालेंगे, जिससे कि आप अवेयर रहें कि ये ब्लॉक 1 का है। और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं सारे यूनिट में उसको भी हम साथ में एक्सप्लेन करते जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन को पास करने के बाद हम अपनी जो लैंग्वेज है उसको रिटन या स्पोकन में उतना अच्छा नहीं यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि हमें वर्ड को कॉन्टेक्सचुअली यूज़ करना नहीं आता। तो हम भी कोशिश करते हैं कि कॉन्टेक्सचुअली उसको एक्सप्लेन किया जाए जितना हमें जानकारी है। बाकी आप हमारे साथ एसोसिएट होकर के जो है अगर कोलैबोरेट करेंगे तो वो और भी बेटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये ब्लॉक 1 का जो साइकोपैथोलॉजी का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छा लगेगा। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कुछ भी आपको लगे कि नहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं। तो बाय देन जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बेस्ट लक फॉर योर एग्ज़ाम। वेलकम ऑन इजी लर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? किसी कारणवश ये पार्ट मैंने बनाया था लेकिन वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ पाई और उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा। तो फिर से जो है मैं ये पार्ट बना रहा हूँ। और ये BPCE 014 साइकोपैथोलॉजी का ब्लॉक 1 का यूनिट 1 है और ये पार्ट 1 भी है। तो याद रखिए कि कभी भी क्वेश्चन जो है वो आपको ब्लॉक 1 यूनिट 1 यूनिट 2 से ज़्यादा आने का चांस रहता है हर एक सब्जेक्ट में। क्योंकि होता क्या है कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन और सब्जेक्ट की जो मेन थीम होती है उसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आप साइकोपैथोलॉजी की जो डेफिनेशन है उससे अच्छी तरीके से अवगत होइएगा। साथ में इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम 1.0, 1.1 और 1.2 को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 में पार्ट 1 में है आपका कि नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे इस पूरी के पूरी चैप्टर में। इसमें हम जानेंगे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स और द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी, कि नॉर्मेलिटी के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है और इंट्रोडक्शन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो दे रखे इंट्रोडक्शन में, साइकोपैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। क्या होता है कि जब हम एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं, हमारा बिहेवियर नॉर्मल तरीके से नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी जो साइंटिफिक स्टडी है, खास करके जब विज्ञान तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उसको स्टडी किया जाता है तो इसी को साइकोपैथोलॉजी कहा जाता है। इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ, क्लिनिशियंस आर कंसर्न्ड विद डिस्टर्ब्ड बिहेवियर। कहते हैं अगर मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में देखा जाए तो क्लिनिशियंस जो है, जो क्लिनिक में काम करने वाले होते हैं, वो डिस्टर्ब्ड बिहेवियर से परिचित होते हैं, कंसर्न्ड होते हैं। साथ में डिस्टर्ब्ड बिहेवियर की गहराई कितनी है, सीवियरिटी मतलब गहराई कितनी है और कितने दिनों से था, ड्यूरेशन कितनी है, खास करके जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर में। एंड लुक फॉर इंडिकेशंस ऑफ डायग्नोसिस, क्योंकि अगर ये सीवियरिटी देख लेंगे, ड्यूरेशन देख लेंगे क्लिनिशियंस जो होते हैं, तो उनको जो है डायग्नोसिस या उपचार, खास करके जो लक्षण हैं उनकी तरफ उनका ध्यान जाएगा, उनकी वो तलाश करेंगे। वही देख रखे हैं, लुक फॉर इंडिकेशंस ऑफ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप, तो उसका उपचार कर पाएंगे और साथ में उस रोग का जो है वो आगे समाधान निकाल पाएंगे। एट वन एक्सट्रीम आर द ग्रेटली एंड विजिबली डिस्टर्ब्ड पीपल, वंस कॉल्ड इंसेन, मैड और लुनेटिक एंड नाउ कॉल्ड द साइकोटिक। कहते हैं एक तरफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड पीपल जो है वो देखे जाते हैं, जो कभी इंसेन पागल थे, जिस इंसेन का वर्ड मैड और लुनेटिक भी होते हैं, और अब इसे साइकोटिक कहा जाता है। तो वही कहते हैं कि कभी जो है ऐसे लोग इंसेन, मैड या लुनेटिक होते थे, लेकिन अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाने लगा है, साइकोटिक कहा जाने लगा है। एट द अदर एंड आर द अनहैप्पी पीपल, दूसरी ओर जो है अनहैप्पी पीपल होते हैं। अनहैप्पी मतलब जो खुश नहीं होते हैं। अनेबल टू कोप इफेक्टिवली विद लाइफ डिमांड्स, वो अपनी लाइफ में जो ज़रूरत है, डिमांड है, उनसे इफ़ेक्टिवली रूप से
निपटने में या उनका जुगाड़ करने में नाकामयाब हो जाते हैं। लिमिटेड इन देयर एबिलिटी टू लव, अपने लव में भी लिमिटेड होते हैं, वो अपने आप को लव भी सही से नहीं कर पाते हैं। वर्क और फाइंड मीनिंग्स इन देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी का क्या अर्थ है, उसका क्या मतलब है, या क्या काम करना है, उसको भी नहीं समझ पाते। आइदर ओवर लॉन्ग पीरियड्स और इन ब्रीफ स्ट्रेस रिलेटेड एपिसोड्स, कहते हैं ये या तो जो है लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं या कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन इसमें स्ट्रेस से रिलेटेड जो समस्याएं होती है उनकी एक कहानी बनती चली जाती है, एपिसोड बनती चली जाती है। आगे दे रखे हैं अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ मेंटल हेल्थ और नॉर्मेलिटी, दीज आर ऑल डिस्क्राइब्ड एज फॉर्म्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर और साइकोपैथोलॉजी। कहते हैं कि मेंटल हेल्थ की जो स्टैंडर्ड है या नॉर्मेलिटी है उनकी तुलना में ये जितने भी डिस्क्राइब किए गए हैं, ऊपर बताए गए हैं, मेंटल डिसऑर्डर या साइकोपैथोलॉजी का एक रूप है। बट व्हाट डिफाइंस साइकोलॉजिकल नॉर्मेलिटी एंड एबनॉर्मेलिटी, लेकिन कहते हैं कि क्या ऐसा चीज़ है जो साइकोलॉजिकल नॉर्मेलिटी को एबनॉर्मेलिटी से अलग करता है या उसकी डिफिनेशन तैयार करता है। इन दिस यूनिट वी विल डील विद दिस इशू, कहते हैं इस यूनिट में हम इस इशू से जो है क्या करेंगे, डील करेंगे। दिस यूनिट इंट्रोड्यूसेस ए नंबर ऑफ इश्यूज़, यह यूनिट बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसका परिचय कराएंगे हमें, दैट आर इम्पॉर्टेंट टू एबनॉर्मल साइकोलॉजी, जो कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इट स्टार्ट्स बाय डिफाइनिंग व्हाट इज़ मेंट बाय नॉर्मेलिटी एंड एबनॉर्मेलिटी, यह यहाँ से शुरू होती है डिफाइन करते हुए कि नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ साइकोपैथोलॉजी इन टर्म्स ऑफ लेवल्स ऑफ डिसफंक्शंस, कहते हैं आगे जाकर के हम क्या करेंगे, साइकोपैथोलॉजी की जो घटना है उनको हम वर्णन करेंगे, किस लेवल पर में करेंगे कि क्या ऐसा चीज़ है, कितना डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है या डिसफंक्शन कर रहा है। लास्ट विल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी, और अंत में हम साइकोपैथोलॉजी की हिस्ट्री को स्टडी करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे 1.1 में है ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, कहते हैं इस यूनिट को ख़त्म करने के बाद आप किस चीज़ के लायक हो जाएंगे, तो डिफाइन नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को आप डिफाइन कर पाएंगे। एलुसिडेट द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी के जो कॉन्सेप्ट है उनको एक्सप्लेनेशन के जरिए क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। एलुसिडेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करके किसी मीनिंग को और स्पष्ट करना। डिस्क्राइब द क्राइटेरिया फॉर एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटी के क्या क्या सिद्धांत है, क्राइटेरिया है, उनका वर्णन कर पाएंगे। एनालाइज द ग्रोथ ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी, और साइकोपैथोलॉजी की जो हिस्ट्री की मतलब ग्रोथ की जो हिस्ट्री है, उनकी जो इतिहास है, कैसे कैसे साइकोपैथोलॉजी आगे आया, उसको आप एनालाइज कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं 1.2 की ओर, द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी, कि नॉर्मेलिटी की आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन चेंजिंग। यहाँ पे कहते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी को एक्सप्लेन करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट है। एज मीन्स यहाँ पे क्योंकि होंगे, क्योंकि समय के साथ साथ जो है इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो बदलती जा रही है। ट्रेडिशनली इट वॉज कॉन्सेप्चुलाइज्ड एज ए पर्सनस एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। पहले के ज़माने में यह कॉन्सेप्ट बनाया गया था, कॉन्सेप्ट बनाया जाने को ही कॉन्सेप्चुलाइज कहा जाता है। पहले यह कॉन्सेप्ट बनाया गया कि अगर कोई पर्सन अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेता है तो उसको नॉर्मेलिटी में रखा जाता था। बट नाउ इट इज़ टर्म्ड एज एडेप्टेबिलिटी, लेकिन अब इसी शब्द को जो है एडेप्टेबिलिटी के रूप में बताया जाता है। एडेप्टेबिलिटी के मीनिंग होते हैं हिंदी में अनुकूलता, कि आप किसी जगह पे जाते हैं, आप वहाँ के माहौल के हिसाब से ढल जाते हैं, तो इसी को एडेप्टेबिलिटी कहे जाते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी फोकसेस मोर ऑन पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स सच एज इंडिविजुअलिटी, क्रिएटिविटी एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। क्या कहते हैं कि नॉर्मेलिटी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो अधिक से अधिक पॉजिटिव जो एट्रीब्यूट होते हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं, जैसे कि अकेलापन या इंडिविजुअलिटी की, क्रिएटिविटी, कोई चीज़ क्रिएटिव करने का जो काम होता है, और आत्मसंतुष्टि या सेल्फ फुलफिलमेंट या आत्मपूर्ति भी कह सकते हैं इसको।
बट मोस्ट ऑफ अस आर अनेबल टू एक्सप्लोर और रियलाइज आवर पोटेंशियल्स। कहते हैं कि नॉर्मलिटी की जो कंसेप्ट है वो तो बताती है कि इंडिविजुअलिटी के बारे में, क्रिएटिविटी और सेल्फ फुलफिलमेंट के बारे में, लेकिन ये जो लाइन दे रखा है इसमें यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब है कि हम में से बहुत ऐसे हैं जो कि एक्सप्लोर करने के लायक नहीं होते हैं। हम अपने 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 अंदर की चीज़ों को, दबी हुई चीज़ों को खोज नहीं पाते हैं अपनी पूरी क्षमता लगा करके। आर रियलाइज आर पोटेंशियल टू द मैक्सिमम, मतलब जितना हमारे अंदर क्षमता है उसको यूज़ करने में नाकामयाब होते हैं, उसको हम खोज नहीं पाते, हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारे अंदर जो पावर है उस पावर को हम कितना लगा सकते हैं। एंड लीड रूटीन लाइफ्स, और हम क्या करते हैं, रूटीन लाइफ्स में रहने लगते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं उससे बेटर कर सकते हैं और भी नया नया चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ को रूटीन में बांध लेते हैं और उतने में ही समेटे रहते हैं। येट वी विड नॉट बी कंसिडर्ड एबनॉर्मल एंड मेल एडजस्टेड। कहते हैं यहाँ पर में हम अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, हमारे अंदर कितनी खूबियाँ हैं, लेकिन फिर भी अगर ये सब हम नहीं कर पाते हैं तो हमें कोई ये नहीं कहेगा कि हम एबनॉर्मल आदमी हैं, हम अभी भी नॉर्मल हैं। और हमें कोई नहीं कहेगा कि हम एबनॉर्मल हैं और मेल एडजस्टेड है, मतलब हम कहीं पे फिट नहीं बैठते हैं, हम कहीं पर में अपने आप को सही से नहीं सेट कर पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे, देयर इज़ नो क्लियर consensus as to how normality is defined and which particular types of disordered behavior can be considered abnormal। कहते हैं कि कोई भी ऐसा मत नहीं है इस विषय में कि नॉर्मलिटी को डिफाइन किया जाए कि कौन सा ऐसा खास टाइप का डिसऑर्डर बिहेवियर है जिससे कि एबनॉर्मल के रूप में समझा जाए। यहाँ पे आगे कहते हैं कि नॉर्मलिटी एंड एबनॉर्मलिटी आर व्यूड ऑन ए कॉन्टिनम। नॉर्मलिटी और एबनॉर्मलिटी को जो है कॉन्टिनम के रूप में व्यू किया जाता है। कंटिन्यूम का मतलब होते हैं यहाँ पर में कि पहले और दूसरा जो चीज़ है वो एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन दूसरा और पहला जो है, मतलब ये दोनों, कहता है कि ये दोनों एक साथ चलने वाली प्रोसेस है, लेकिन जो दूसरा है वो पहले से बहुत ज़्यादा अलग है, इसी को कंटिन्यूम कहा जाता है। और इनकी कुछ खासियत होती है विद द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स, जो कि और कुछ खूबियाँ होती है जो कि एक ग्रेटर डिग्री में नॉर्मल पीपल में पाई जाती है एबनॉर्मल पीपल की तुलना में। ठीक है, मतलब नॉर्मल पीपल जितना अच्छा से कर लेगा उतना एबनॉर्मल पीपल नहीं कर सकता। इसी के बाद ऑफर और सैफशिन जो है, दो व्यक्ति का नाम यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ दे रखे हैं, देख सकते हैं। ऑफर और सैफशिन 1966 में हैड सर्वेड द मेनी थिंग्स ऑफ नॉर्मलिटी। उन्होंने नॉर्मलिटी के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को सर्वे किया। विच हैव अरिजन इन साइकोलॉजी, साइकेट्री, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, जो कि साइकोलॉजी में, साइकेट्री में, सोशियोलॉजी में और एंथ्रोपोलॉजी में सामने आ गया है। सारे वर्ड के मीनिंग आपको पता होंगे। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव की अध्ययन करना, ह्यूमन बीइंग के अध्ययन करना, उसी को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। तो द स्टडी ऑफ ह्यूमन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। तो बेस्ड ऑन देयर एनालिसिस नॉर्मलिटी इज़ व्यूड एज हेल्थ। एनालिसिस के नॉर्मलिटी के आधार पर में नॉर्मलिटी को अगर हम एनालिसिस के रूप में लेते हैं तो नॉर्मलिटी को हेल्थ के रूप में देखा जाता है, आइडियल स्टेट के रूप में देखा जाता है, एवरेज के रूप में देखा जाता है, सोशली एक्सेप्टेबल के रूप में देखा जाता है और प्रोसेस के रूप में देखा जाता है। मतलब सोसाइटी भी हमको एक्सेप्ट कर रहा है तो हम नॉर्मल हैं, साथ में हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, हम समय के साथ अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं तो भी हम नॉर्मल हैं। चेंज ओवर टाइम। आगे चलते हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द नॉर्म्स यूज्ड टू डिफाइन नॉर्मलिटी। कहते हैं कुछ नीचे जो है कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जिससे हम नॉर्मलिटी की जो डेफिनेशन है उसको हम देखेंगे, या ये सारे जो नॉर्म्स है उसका यूज़ किया जाता है नॉर्मलिटी के डिफाइन करने के लिए। अब कहते हैं साइकोलॉजिकल नॉर्मलिटी हैज़ मोस्ट ऑफ्टन बीन डिफाइंड आइदर एज एन एवरेज, एन आइडियल और ए लेवल ऑफ एडजस्टमेंट। साइकोलॉजिकल नॉर्मलिटी को अक्सर कैसे डिफाइन किया जाता है, या तो एवरेज के रूप में, या आइडियल, या एडजस्टमेंट का लेवल हमारा कितना है, हम कहीं पर में अपने आप को एडजस्ट करते हैं तो हम कितना बेटर तरीके से करते हैं। नॉर्मलिटी एज एन एवरेज इज ए स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन। ये क्या है, एवरेज के रूप में अगर नॉर्मलिटी को देखा जाए तो ये एक स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन है दैट आइडेंटिफाइज द टिपिकल और मोस्ट कॉमन बिहेवियर अमंग ए ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, और यह क्या करती है, तो ग्रुप ऑफ पीपल जो है उसके बीच में जो कॉमन बिहेवियर है अधिक से अधिक उनके बारे में आइडेंटिफाई करती है एज बीइंग नॉर्मल फॉर दैट ग्रुप, और यह बताती है कि उस ग्रुप के लिए यह नॉर्मल है।
हैव नॉट वी हर्ड एट टाइम पीपल सेइंग टू ए पर्सन बिहेविंग डिफरेंटली दैट वाई कांट यू बी लाइक अदर्स। कहते हैं क्या हमने कभी नहीं सुना है लोगों को कहते हुए किसी आदमी को कि कैसे तुम अलग तरीके से बिहेव कर रहे हो, तुमने क्या दूसरों को नहीं देखा है, तुम दूसरों की तरह बिहेव नहीं कर सकते, वाई कांट यू बी लाइक अदर्स, दिस अदर्स बिहेवियर इज़ द नॉर्मल। इसका मतलब है वो ऐसे लोगों को जो है एग्जाम्पल ले रहे हैं जो व्यक्ति क्या होते हैं, उनका बिहेवियर नॉर्मल होते हैं। एंड दोज हु डिफर फ्रॉम दिस एंड आर ब्रॉट बैक इनटू द मेन स्ट्रीम। और कहते हैं जो दूसरों से बिल्कुल अलग होते हैं उन्हें ही मेन मुद्दा बनाया जाता है और उनको अलग थलग मेन स्ट्रीम में रखा जाता है। आगे चलते हैं। आगे इसमें दिया गया है कि आइडेंटिफाइंग सम लार्ज मिडल परसेंटेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स एज शोइंग नॉर्मल बिहेवियर हैज़ द बेनिफिट ऑफ प्रोवाइडिंग ए प्रिसाइज क्राइटेरियन फॉर डिसाइडिंग whom to consider abnormal, namely those who fall outside this middle range। कहते हैं कुछ जो बड़े जो मिडल परसेंटेज हैं ग्रुप ऑफ पर्सन को, उनको पहचानते हुए नॉर्मल के बिहेवियर के रूप में हैज़ द बेनिफिट ऑफ प्रोवाइडिंग ए प्रिसाइज क्राइटेरियन। इन सब ने मिला करके क्या किया है, तो एक साफ साफ एक क्राइटेरिया तैयार किया है कि जो है किस तरीके से डिसाइड करने के लिए कि किसको जो है एबनॉर्मल समझा जाए, होम टू कंसिडर एबनॉर्मल, नेमली दोज हु फॉल आउटसाइड दिस मिडल रेंज। खास करके ऐसे लोगों के लिए जो कि इस मिडल रेंज से बाहर रहते हैं। अटेंशन टू टिपिकल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर ऑल्सो प्रोमोट कल्चरल सेंसिटिविटी। कहते हैं कि टिपिकल जो पैटर्न है बिहेवियर की, ये भी कल्चरल सेंसिटिविटी को जो है वो प्रमोट करते हैं। एंड हेल्प्स क्लिनिशियंस अवॉइड सीइंग साइकोपैथोलॉजी वेयर नन एग्जिस्ट्स। और ये क्लिनिशियंस को जो है बचाते हैं साइकोपैथोलॉजी के रूप में देखने के लिए जहाँ पर में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं होता है। आगे दे रखे हैं इसमें कि कल्चरल सेंसिटिविटी इन दिस रिगार्ड कंसिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग दैट नॉर्मल फॉर ए पर्सन डिपेंड्स इन ए पार्ट ऑन द एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स दैट आर वैल्यूड इन द ग्रुप टू विच द पर्सन बिलोंग्स। कहते हैं कल्चरल सेंसिटिविटी जो है इस संबंध में ये सब सारी बातों को नॉर्मल को पहचानने के लिए अपने अंदर रखती है और ख़ास करके ऐसे पर्सन के ऊपर डिपेंड करती है जिनका एटीट्यूड और बिहेवियर जो पैटर्न है वो देखा जाता है और दैट आर वैल्यूड इन द ग्रुप, जैसे कि ग्रुप में कुछ उसकी कीमत होती है, महत्व होती है जिस ग्रुप से वो पर्सन बिलोंग करता है, टू विच द पर्सन बिलोंग्स। बीइंग अवेयर ऑफ नॉर्मलिटी इन टर्म्स ऑफ कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड एक्सपेक्टेशंस एंड एबनॉर्मल बिहेवियर इन ए पर्सन मे बी इवन कंसिडर्ड नॉर्मल। कहते हैं नॉर्मलिटी से अवेयर होने के कारण कस्टम, ट्रेडिशन और एक्सपेक्टेशन जो है उस सबको अगर एक साथ देखा जाए तो एक जो एबनॉर्मल बिहेवियर होते हैं किसी पर्सन में उसे भी जो है नॉर्मल देखा जा सकता है। फॉर इंस्टेंस पोजीशन सिंड्रोम, एग्जांपल के लिए अगर वो सिंड्रोम अपने पास रखता है तो क्योंकि इन दैट पर्सन सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि वो जो ये ऐसा कर रहा है वह वहाँ का जो सोसाइटी की कल्चर है उसके आधार पे कर रहा है। यहाँ पे एक बात कही गई है कि अगर मान के चलिए अलग अलग कंट्री में, अलग अलग सोसाइटी में या सोशियो कल्चर में एक ही नॉर्मल व्यक्ति एबनॉर्मल बन सकता है या कोई भी एबनॉर्मल नॉर्मल बन सकता है। बात यह है कि वहाँ की सोसाइटी या कल्चर उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति खुल करके अगर ड्रिंक करे, ओपनली ड्रिंक करे और वो इंडिया के जो है वो सोशियो कल्चरल में ना हो बल्कि फ़ॉरेन में हो, ऐसे जगह पे जहाँ पे ड्रिंक को बिल्कुल अलाउ किया जाता है, तो वहाँ पर में क्या होगा कि उस व्यक्ति को नॉर्मल समझा जाएगा। लेकिन अगर इंडिया में वो ऐसा करे कि खुल के पब्लिक के सामने में अगर खुलेआम अगर ड्रिंक करे तो ऐसे व्यक्ति को एबनॉर्मल समझा जाता है या समझा जा सकता है। तो वही बात कहें, ये सारी बातें सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के रूप में ली जाती है। सच बिहेवियर्स इन अनदर कल्चर में भी कंसिडर्ड एबनॉर्मल, और दूसरे कल्चर में वही बात कही गई है कि ऐसे बिहेवियर को एबनॉर्मल कहा जाता है एंड में रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, और हो सकता है कि इसमें परहेज़ या इलाज की ज़रूरत हो। आगे दे रखे हैं कि दस द कल्चरल सेंसिटिविटी टू ए ग्रेट एक्सटेंट हेल्प्स क्लिनिशियंस एंड साइकोलॉजिस्ट not to attribute psychopathology where it is not considered pathological but part of a cultural behavior। कहते हैं इस तरीके से कल्चर की जो पकड़ है या सेंसिटिविटी है काफ़ी हद तक क्लिनिशियंस को जो है हेल्प करती है, साइकोलॉजिस्ट को हेल्प करती है
यह बताने के लिए साइकोपैथोलॉजी के ऊपर यहाँ पर मैं जोड़ न डाले, एट्रीब्यूट न करे उसे, वेयर इट इज़ नॉट कंसिडर पैथोलॉजिकल, जहाँ पर में कि इसका इलाज नहीं समझा जाना चाहिए या नहीं समझा जाना चाहिए कि जो है वो ये पैथोलॉजिकल है, बल्कि ये समझा जाना चाहिए कि ये तो बस उस कल्चर का हिस्सा है या उस कल्चर की ऐसी बिहेवियर है जिसके कारण से वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है। तो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस फ्रॉम seemingly strange characteristic may be common in the subculture, but others may not be familiar with it because they are not part of that culture. कहते हैं साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होते हैं, ये ऐसा मालूम पड़ता है, ये थोड़ा अजीब सा जो है वो इनके लक्षण हो सकते हैं कुछ छोटे मोटे कल्चर में, मे बी कॉमन इन सब कल्चर, ठीक है, लेकिन दूसरे जगह पर में अगर आप जाएंगे, मे नॉट बी फैमिलियर विद इट, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति इससे फैमिलियर ना हो। मान के चलिए अपने कल्चर में तो कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, लेकिन जब दूसरा कल्चर में जा रहा है तो वो है और वहाँ पर में जो है अलग तरह से बिहेवियर करेगा, क्योंकि वो उस कल्चर का हिस्सा नहीं होते। आगे चलते हैं और देखते हैं कि स्टेट ऑफ परफेक्शन क्या है नॉर्मलिटी की। तो यहाँ पे दे रखे हैं कि अनदर वे टू डिफाइन नॉर्मलिटी इज़ टू रेफर टू ए स्टेट ऑफ परफेक्शन दैट पीपल एस्पायर टू बट सेल्डम अटेन। कहते हैं जो दूसरा जो तरीका है नॉर्मलिटी को डिफाइन करने का, वो है ऐसे परफेक्शन की अवस्था को बताने का जिससे कि लोग जो है इच्छा करते हैं लेकिन कदाचित ही प्राप्त कर पाते हैं, बट सेल्डम अटेन। दिस नोबडी इज़ परफेक्ट एस्यूम्स दैट। कहते हैं ये जो हम कई बार कहावत सुनते आ रहे हैं कि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, वह इस बात का अनुमान लगाता है, एस्यूम करता है कि ऑल पीपल स्ट्रगल विद साइकोलॉजिकल लिमिटेशंस ऑफ वन काइंड और अनदर, कि वो हर एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की जो साइकोलॉजिकल लिमिटेशन है उसके साथ स्ट्रगल करता है, दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग एज हैप्पी एंड सक्सेसफुल एज दे वुड लाइक टू बी, जो कि उन्हें रोकती है खुश होने से या सक्सेसफुल होने से जैसे कि वो बनना चाहते हैं। Regarding normality as an ideal way of being avoids statistical decisions that label unusually intelligent, happy or productive people as abnormal। कहते हैं नॉर्मलिटी के संबंध में या उसको देखते हुए एक जो आइडियल तरीका है जिससे कि ऑफ बीइंग अवॉइड्स स्टैटिस्टिकल डिसीजन, जिसमें हम स्टैटिस्टिकल डिसीजन से जो है बच सकें, दैट लेवल अनयूजुअली इंटेलिजेंट, जो कि खास करके जो असाधारण तरीके से जो इंटेलिजेंट होते हैं, हैप्पी होते हैं, प्रोडक्टिव पीपल होते हैं, उन्हें नॉर्मल का लेवल जो है उनके ऊपर लगा दिया जाता है। फर्दर दिस अप्रोच कॉल्स अटेंशन टू द पोटेंशियल फॉर पीपल टू बिकम मोर देन व्हाट दे आर। और आगे की बात कहेंगे, ये जो अप्रोच या तरीका है ये खास करके जो है कॉल्स अटेंशन टू द पोटेंशियल फॉर द पीपल, ऐसे लोगों के लिए जो है उनकी जो पोटेंशियल है उनका ध्यान खींचते हैं, टू बिकम मोर देन व्हाट दे आर, और उन्हें कहते हैं कि तुम इससे भी ज़्यादा कुछ कर सकते हो, जितना हो उससे भी बेटर कर सकते हो। द आइडियल पर्सपेक्टिव ऑन नॉर्मलिटी एनकरेजेस स्ट्राइविंग टुवर्ड्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और ये जो आइडियल पर्सपेक्टिव है नॉर्मलिटी का, यह हौसला बढ़ाते हैं अपने आप को जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, स्ट्राइव करने के लिए, एंड द एक्टिव परस्यूट ऑफ ग्रेटर हैप्पीनेस एंड सक्सेस, और साथ में साथ अधिक से अधिक खुशी और सफलता कैसे मिले उनकी सक्रिय तलाश के लिए, एक्टिव परस्यूट। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखें, ऑन द अदर हैंड बाय इम्प्लाइंग दैट ऑलमोस्ट एवरी वन इज डिस्टर्ब्ड टू सम एक्सटेंट नॉर्मलिटी इज एन आइडियल इज अ डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट टू अप्लाई। कहते हैं दूसरी ओर यह सूचित करते हुए, अप्लाई करते हुए कि लगभग हर एक व्यक्ति जो है वो कुछ न कुछ हद तक जो है डिस्टर्ब है, तो नॉर्मलिटी को एक आइडियल के रूप में मानना जो है वो डिफ़िकल्ट है, कॉन्सेप्ट है, इज़ अ डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट टू अप्लाई। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एज नॉर्मलिटी। मीन्स लेवल ऑफ एडजस्टमेंट क्या है नॉर्मलिटी के रूप में। तो लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एज ए क्राइटेरियन फॉर नॉर्मलिटी, अगर क्राइटेरियन के रूप में लेवल ऑफ एडजस्टमेंट को देखा जाए नॉर्मलिटी के रूप में, तो यह बात को रेफ़र करती है
टू वेदर पीपल कैन कोप रीजनेबली वेल विद देयर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। वह इस बात को बताती है कि जो लोग हैं वो उचित तरीके से, अच्छे तरीके से अपनी जो लाइफ की उनकी एक्सपीरियंस है उनसे निपट सकते हैं कि नहीं। कोप मीन्स निपटना होते हैं। पर्टिकुलर रिस्पेक्ट टू बीइंग एबल टू एस्टैब्लिश एंजॉयबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और ख़ास करके इस आधार से उसको जोड़ा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप को आपस में जो संबंध बना रहे हैं उसमें वो एंजॉय ले पा रहे हैं कि नहीं, उसमें वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं कि नहीं। एंड टू वर्क कंस्ट्रक्टिवली टुवर्ड्स सेल्फ फुलफिलिंग गोल्स, और मिला जुला करके जो है अपनी खुद की जो फुलफिल करने वाली गोल है उनके ऊपर काम कर रहे हैं कि नहीं। When normality is defined in these terms, abnormality becomes a state of mind or way of acting that prevents people from dealing adequately with the social and occupational demands of daily life। कहते हैं नॉर्मलिटी को तो यहाँ पर मैं ऐसे डिफाइन किया गया है इस शब्द में, ठीक है, लेकिन एबनॉर्मलिटी जो है वह एक ऐसे दिमाग की अवस्था बन जाती है या रास्ता बन जाती है जो कि लोगों को जो है रोकती है पर्याप्त रूप से किसी चीज़ से निपटने के लिए सोसाइटी के साथ, या अपनी जो रोज़ की जो पेशा है उनका, या उनसे जो डिमांड पूरा होने वाला है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में उनसे रोकती है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं अगर लोग अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई कर लेते हैं और अपने ब्रेन को इस्टेब्लिश करके सोसाइटी में या अपने ऑक्यूपेशन में काम कर लेते हैं और एंजॉय फील करते हैं तब तो नॉर्मल है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो एबनॉर्मल में काउंट हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है रियलिटी टेस्टिंग एज नॉर्मलिटी। कहते हैं रियलिटी टेस्टिंग को जो है वो नॉर्मलिटी के रूप में लिया गया है। नॉर्मल पर्सन्स आर एबल टू परसीव, इंटरप्रेट एंड रिएक्ट टू व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड अराउंड देम इन अ रियलिस्टिक मैनर। नॉर्मल पर्सन क्या कर सकते हैं, अपने आप को कोई चीज़ अपने अंदर समाहित कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, उनका अर्थ निकाल सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं और रिएक्ट कर सकते हैं कि आखिर में उनके चारों तरफ जो दुनिया में चल रहा है, वाकई में जो चल रहा है रियलिस्टिक मैनर में आखिर में चल क्या रहा है। दे अप्रेज देमसेल्व्स इन ए रियलिस्टिक मैनर। कहते हैं वे अपने आप को क्या करते हैं, अप्रेज करते हैं। अप्रेज का मीनिंग होता है यहाँ पर में कि अपने आप को जज करते हैं, अपने आप की वैल्यू जो होती है उनको जज करते हैं, एक रियलिस्टिक मैनर में करते हैं। ना तो काफ़ी चरा भरा के बोलते हैं, ओवर एस्टिमेट करते हैं, और ना ही उन्हें जो है अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने आप को। दे डू नॉट मिसअंडरस्टैंड व्हाट अदर्स से। जो भी कोई कुछ कहता है उन्हें तो उसका वो गलत मतलब नहीं निकालते हैं। एंड डू, और या जो दूसरे करते हैं। एंड आर एबल टू एनालाइज सिचुएशंस क्रिटिकली, बल्कि अपने आप को उस सिचुएशन से निपटते हैं और उस सिचुएशन को गहराई से देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशन क्यों तैयार हुई है। आगे चलते हैं। आगे है बिहेवियर कंट्रोल एज नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी के रूप में जो है वो बिहेवियर कंट्रोल है। द नॉर्मल पर्सन्स फील इन कंट्रोल एंड आर कॉन्फिडेंट इन देमसेल्व्स। नॉर्मल पीपल क्या करते हैं, अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखते हैं रिगार्डिंग कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग देयर बिहेवियर। और अपने आप की जो उनकी जो बिहेवियर है उनको कंट्रोल करने में और डायरेक्ट करने में जो है वो सक्षम होते हैं। दे आर एबल टू कंट्रोल देयर एग्रेसिव एंड सेक्सुअल इम्पल्सेस। वो क्या करते हैं, उनके अंदर जो उग्र भावना होती है और सेक्स के प्रति जो भावना होती है, सेक्सुअल इम्पल्सेस होती है, उनको अपने अंदर कंट्रोल करके रखते हैं। Whenever there is a problem with conforming to social norms, it is usually a well thought। कहते हैं जब कभी भी यहाँ पे समस्या होती है उन्हें सोशल नॉर्म्स के अनुसार से जो है निपटने के लिए, तो साधारणतया जो है एक अच्छा विचार जो है उनके अंदर निकल के आता है और एक स्वैच्छिक डिसीजन आता है। एंड नॉट ड्यू टू अनकंट्रोलेबल इम्पल्सेस। और ये सब जो है वो अनकंट्रोलेबल इम्पल्सेस के कारण नहीं होती है। उसके बाद है सेल्फ वर्थ एज नॉर्मलिटी। सेल्फ वर्थ को नॉर्मलिटी के रूप में देखा जाता है। नॉर्मल इंडिविजुअल्स आर एबल टू अप्रिशिएट देयर ओन सेल्फ वर्थ। नॉर्मल इंडिविजुअल क्या होते हैं, तो अपनी जो सेल्फ वर्थ होते हैं उनकी प्रशंसा करने के लायक हो जाते हैं। एंड फील एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। और सोसाइटी को अपने आप से एक्सेप्ट, मतलब उनको लगता है कि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसा वो फील करते हैं। दे आर कंफर्टेबल इन देयर सोशल रिलेशनशिप।
वे अपने सोशल रिलेशनशिप में क्या होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, एंड आर एबल टू एक्सेप्ट एंड लिसन टू डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस, और ओपिनियंस में अगर अंतर आ जाता है तो उनको एक्सेप्ट करने में और लिसन करने के योग्य होते हैं। एंड इफ़ दे आर कन्विंस्ड रेडी टू चेंज देयर ऑन व्यूज़ ऑल्सो, और अगर उन्हें वो कन्विंस हो जाते हैं तो वो अपने जो उनके विचार होते हैं उनको भी वो बदलने के लिए रेडी हो जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे 6th में है सेल्फ अवेयरनेस एज नॉर्मेलिटी। सेल्फ अवेयरनेस को देखा गया है नॉर्मेलिटी के रूप में। Even if normal persons do not fully understand their feelings and behavior, yet they do have some awareness of their feelings and motives. कहते हैं भले ही नॉर्मल पर्सन जो होते हैं वो पूरे तरीके से जो है अपनी फीलिंग और बिहेवियर को नहीं समझ पाते हैं, फिर भी येट दे रखा है वे जो है उनके पास कुछ अवेयरनेस होती है, उनके अंदर कुछ जो है जागरूकता होती है अपनी फीलिंग और मोटिव्स के ऊपर। Important motives and feelings may be suppressed or hidden from oneself. कहते हैं इम्पॉर्टेंट मोटिव और जो फीलिंग होती है वो किसी भी व्यक्ति के अंदर वो छुपे होते हैं या सप्रेस मीन्स दबे हुए होते हैं। एंड नॉर्मल पर्सनस वुड बी अवेयर ऑफ देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस, और नॉर्मल पर्सन जो होते हैं वो अपनी फीलिंग और इमोशंस से जो है अवगत होंगे। एंड नो द मोटिवेशन बिहाइंड देयर बिहेवियर, और अपने बिहेवियर के पीछे जो है मोटिवेशन को जान पाएंगे। उसके बाद 7th में है सोशल रिलेशनशिप एज नॉर्मलिटी। सोशल रिलेशनशिप को नॉर्मलिटी के रूप में देखा गया है। नॉर्मल इंडिविजुअल्स आर एबल टू फॉर्म एंड मेंटेन क्लोज लॉन्ग टर्म एंड हेल्दी रिलेशनशिप विद अदर पीपल। नॉर्मल इंडिविजुअल जो होते हैं वो खास करके पास के या लॉन्ग टर्म के या एक अच्छा रिलेशन जो है दूसरे लोगों से जो है वो रखने के लायक होते हैं। दे डू नॉट मैनिपुलेट और यूज रिलेशनशिप टू देयर ओन एडवांटेज। वो ऐसे कोई हथकंडे का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिससे कि उन्हें अपना फ़ायदा हो और उनसे रिलेशन में क्या हो जाए, खराबी आ जाए। एंड आर ऑल्सो सेंसिटिव टू द नीड्स एंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स, और दूसरे की जो नीड्स और फीलिंग्स होती है उनके प्रति भी वो सजग होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है दे आर एबल टू रेसिप्रोकेट। वे एक दूसरे को जो है लेन देन करना पसंद करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। एंड प्रोवाइड कंफर्ट एंड अफेक्शन टू पीपल क्लोज टू देम, और जो लोग उनके क्लोज होते हैं उनको प्यार और कंफर्ट जो है वो प्रदान करते हैं। 8th में है इफेक्टिव फंक्शनिंग। प्रभावशाली फंक्शनिंग क्या है, तो नॉर्मल पीपल आर एंथुजियास्टिक अबाउट लाइफ। नॉर्मल पीपल जो है अपने लाइफ के बारे में जो है काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं, उनके अंदर जोश होता है। एंड यूज़ देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज़ इन प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव मैनर, और वे अपने स्किल्स और एबिलिटीज़ को कितना ज़्यादा जो है वो दे सके और कितना क्रिएटिव तरीके से दे सके उनमें यूज़ करते हैं। दे आर एबल टू मीट डिमांड्स ऑफ डेली लाइफ। वे जो है अपने रोज़ की जो लाइफ है उनकी जो डिमांड है उनको पूरा करने में सक्षम होते हैं। विदाउट एनी नीड फॉर एक्सटर्नल फोर्स और प्रेशर, बिना किसी बाहरी फोर्स और प्रेशर के ज़रूरत के बिना। तो इसके साथ ये पार्ट जो है हम आपको एंड कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या सब है। बाय देन जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। यू कैन राइट योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स। I tried to just explain this part of the video as much as it was possible for me, and I hope that you would have enjoyed the video very well. By then, take care of yourself and best luck for your exam.